सबसे ऊपर है शुरू में। तो ये जो सेल, क्योंकि यही वो ग्रोथ रेट है जिसकी मदद से आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू इक्विटी की बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पर से मैं सेल्स ग्रोथ रेट को इनपुट करता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ। जी जनाब, क्या अंडरस्टैंडिंग बन रही है? जैसे जैसे सेल्स की ग्रोथ रेट बढ़ रही है वैसे वैसे इंट्रिंसिक वैल्यू भी बढ़ रही है, और उसके बाद सेल्स की एक पर्टिकुलर ग्रोथ रेट के बाद इंट्रिंसिक वैल्यू में एक डिक्लाइन आना शुरू हो। इसका मतलब यह है कि देयर आर सम अदर फैक्टर्स जो कि इंट्रिंसिक वैल्यू को ट्रिगर कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब यह हुआ कि जो सेल्स की ग्रोथ रेट के साथ जो इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ इक्विटी की सेंसिटिविटी है वो लीनियर नहीं है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, बल्कि वो इंक्रीज देन डिक्रीज है, यानी कर्व है, डाउनवर्ड कर्व है, ठीक है। डाउनवर्ड पैटर्न ऑफ कर्व बन रहा है। तो जैसे जैसे अगर सेल्स की ग्रोथ होती जाएगी वैसे वैसे इंट्रिंसिक वैल्यू इक्विटी की बढ़ेगी, लेकिन एक सर्टेन टाइम पीरियड पर पीक पे जाने के बाद क्या होता जाएगा, डिक्लाइन करता जाएगा। अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर क्या किया जाए? इसका मतलब है कि बाकी जो दूसरे फैक्टर्स हैं उनको सपोर्ट करना पड़ेगा, उनके अंदर कुछ हमें इम्प्रूवमेंट लानी पड़ेगी। और ये एक ट्रुथ है कि कंपनी की सेल्स एक सर्टेन टाइम पीरियड तक ऑप्टिमम लेवल तक जाती है, एंड देन उसके बाद अगर कंपनी उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं लेकर आती अपने पॉलिसीज़ के अंदर, प्रोसेसेस के अंदर, तो ग्रोथ जो होती है सेल्स की उसकी वजह से वो रुक जाएगी, या वो उसके अंदर कोई बर्डनाइज होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे सेल्स बढ़ती जा रही है बैक एंड पे कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी, तो लाजमी सी बात है कि आपकी कॉस्ट भी बढ़ रही है, तो दैट मीन्स कि इंट्रिंसिक वैल्यू कहीं ना कहीं हिट हो रही होगी उससे। सो दैट्स द रीज़न वाई इंट्रिंसिक वैल्यू डिक्लाइन कर रही है। तो जहाँ पर आपकी सेल्स जो है ना वो ऑप्टिमम लेवल पर लेकर के जा रही है इंट्रिंसिक वैल्यू को, दैट्स अ पीक पॉइंट। ये आपने जो यहाँ पर सेंसिटिविटी चेक की है, दिस इज वन डायरेक्शनल सेंसिटिविटी, यूनिडायरेक्शनल सेंसिटिविटी है, यानी आपने वन डायमेंशन में इसको चेक किया। इसको एट द सेम टाइम आप दो वेरिएबल्स के साथ भी आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इसी शीट के एंड में ये हुआ है, मैं आपको करके नहीं दिखा रहा, आप इसको खुद से कर सकते हैं, चेक। डिस्कशन नहीं कर रहा मैं इसको अभी। इसको देयर यू हैव बेसिकली Now you can see that कि यहाँ पर जो इसकी सेंसिटिविटी चेक की गई है वो अगेन इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द इक्विटी को लिया गया, ठीक है। आप किसी को भी पिक कर सकते हैं, कोई भी जिसकी सेंसिटिविटी आप चेक करना चाहते हैं। और दो चीजें, ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द इक्विटी बेसिकली जिन दो चीजों के साथ कनेक्ट हो रही है मेनली, वो है आपका वैट और दूसरा है लॉन्ग टर्म फ्री कैश फ्लो ग्रोथ रेट, ठीक है। सो दैट्स द रीजन के ये आपके ग्रोथ रेट लिया गया है और ये आपका वैक है। ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, सेल्स की ग्रोथ रेट नहीं है, राइट। और अब जैसे जैसे अगर मैं किसी एक डायमेंशन में इसको देखता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि ग्रोथ रेट को फिक्स कर देता हूँ और वैक को चेंज कर रहा हूँ, तो फिर मेरी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या हो रही है, डिक्लाइन करेगी, ठीक है, डिक्लाइन करेगी इंट्रिंसिक वैल्यू। क्यों? क्योंकि आपका फॉर्मूला क्या था, वैक माइनस ग्रोथ रेट का। तो अगर ग्रोथ रेट फिक्स कर दिया, वैक को बढ़ाओगे तो डिनोमिनेटर आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो टर्मिनल वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। टर्मिनल वैल्यू कम होगी तो एट द एंड वो क्या करेगा, आपके कैश फ्लो को डिक्लाइन करेगा, विच मीन्स कि आपके इंट्रिंसिक वैल्यू इक्विटी की क्या करेगा, कम करेगा। सो दैट्स द रीजन। और इसको उल्टा कर ले, अगर आप वैक को कांस्टेंट कर रहे हैं, ग्रोथ रेट अगर आपका बढ़ रहा है, तो उस केस के अंदर आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। But there are few, listen, there are few cells जहां पर कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है, not measurable for। क्यों? क्यों? क्योंकि टर्मिनल वैल्यू का फॉर्मूला डिनोमिनेटर में क्या है, वैक माइनस ग्रोथ रेट। तो वो तमाम कंडीशन जहां पर वैक ग्रोथ रेट के बराबर आ गया, वैल्यू कैलकुलेट नहीं हो सकती।
वो कंडीशन जहाँ पर वैक ग्रोथ रेट से छोटा हो गया वैल्यू कैलकुलेट नहीं हो सकती। तो वो सारी कंडीशन है जहाँ पर वैक बराबर आ रहा है ग्रोथ रेट से या कम हो रहा है, उसकी कैलकुलेशन नहीं की गई है। तो मेजर अजम्पशन होल्ड कर रही है, जिसका मतलब है कि वैक आपका ग्रोथ रेट से क्या है, ज़्यादा। ठीक है, असाइनमेंट आप लोगों को कितना दिया है? असाइनमेंट एक मिला है, दो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा मैं, असाइनमेंट कितना? अच्छा ओके, अगला असाइनमेंट है आप लोगों का वैट की कैलकुलेशन। ठीक है, एक कंपनी सिलेक्ट करें, लिस्टेड फर्म उठाइएगा, ASX की लिस्टेड फर्म लीजिएगा और उस फर्म का वैट कैलकुलेट करना है आपने। जो भी मेथड्स हमने पढ़े हैं उन मेथड्स को इस्तेमाल करते हुए, डिफरेंट मेथड्स हमने पढ़े हैं, आपने उसी हिसाब से डेटा को फैच करना है, डिफरेंट सोर्सेज से आप फैच करके उसका वैट कैलकुलेट करेंगे। असाइनमेंट इंशाल्लाह आप लोगों को मैं उस पर क्या कहते हैं टीम्स पे भी और जो नेक्सस है उस पर भी मैं अपलोड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, जो कंपनी आप सिलेक्ट कर रहे हैं इसका अगला जो असाइनमेंट होगा ना वो भी इसी के साथ कनेक्टेड होगा। तो ये ख्याल रखिएगा कि अभी जो आप वैट कैलकुलेट करेंगे जिस कंपनी का, उस कंपनी के लास्ट 5 इयर्स या 10 इयर्स के फाइनेंशियल्स भी आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। ठीक है, ताकि आप परफॉर्मेंस स्टेटमेंट को भी आपने प्रोजेक्ट करना है, उसी कंपनी का डेवलप करना है। ठीक है, तो अभी पहला असाइनमेंट आपका है वैट की कैलकुलेशन का, डिस्क्रिप्शन आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है।